एक बार की बात है। एक गांव में एक धनी जमींदार रहा करते थे। उनका एक बेटा था जो बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान था। वह बस अपने मित्र के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था। जब जमींदार जी घर पर ना रहते तभी वह अपने घर आता है और मुनीम जी से कहता है। मुनीम जी, मुझे ज़रा 100 सोने के सिक्के दीजिए। मुझे ज़रूरी काम से चाहिए। जल्दी कीजिएगा ज़रा। छोटे मालिक, मैं आपको और सोने के सिक्के नहीं दूंगा। मुझे बड़े मालिक ने मना किया है कि मैं आपको एक भी सोने का सिक्का ना दूं। मुनीम जी, आप होश में तो हैं? आपको पता है ना कि मैं जमींदार जी का एक लौता लड़का हूँ। उनके बाद मुझे ही इस कारोबार को संभालना है, इसलिए चुपचाप से मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो। ठीक है छोटे मालिक, रुकिए, मैं सोने के सिक्के लेकर आता हूँ। आप मेरा यही इंतजार कीजिए। इतना कहकर मुनीम जी सोने के सिक्के लेने के लिए चले जाते हैं और थोड़ी देर में वह सोने के सिक्के लेके आ जाते हैं और वीरेंद्र जी को दे देते हैं। सिक्के मिलने के बाद वीरेंद्र मुनीम जी से कहता है। मुनीम जी, मैं इस सोने के सिक्के लेकर शहर जा रहा हूँ। मैं इस सोने के सिक्के कुछ दिनों के बाद आपको लौटा दूंगा। आप पिताजी से इन सिक्कों के बारे में कुछ बात मत कीजिएगा। ठीक है छोटे मालिक, मैं इस विषय में आपके पिताजी से कोई बात नहीं करूँगा। वीरेंद्र वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में वहाँ पर जमींदार जी आ जाते हैं और मुनीम जी से कहते हैं। मुनीम जी, वो केशवपुर के सेठ धनीराम जी है ना, तो उनको पैसे देने जानी है, तो तिजोरी में से बस 1000 सोने के सिक्के निकाल लाइए। मुनीम जी हिचकिचाते हुए बोलते हैं। मालिक को क्या वो मुनीम जी, कुछ हो गया क्या? मालिक, उन 1000 सोने के सिक्कों में से 100 सोने के सिक्के कम हैं। क्या सोने के सिक्के कम हैं? साफ साफ बताइए, क्या हुआ है? जमींदार जी, आपके बेटे ने मुझसे 100 सोने के सिक्के लिए थे। मुनीम जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि उसे पैसे मत दिया कीजिए। वह एक नंबर का जुआरी और अय्याश किस्म का इंसान है। जमींदार जी, वह मुझे मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे उन्हें 100 सोने के सिक्के देने पड़े। ए भगवान, मैं क्या करूं इस लड़के का। मैंने इसे इतनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ये रत्ती भर भी नहीं सुधरा। जमींदार जी और मुनीम जी दोनों आपस में यह बात कर ही रहे थे और वहाँ वीरेंद्र अपने साथ सोने के सिक्के लेकर अपने मित्र मदन के पास जुआ खेलने के लिए आ जाता है। और वीरेंद्र ले आए सोने के सिक्के जुआ खेलने के लिए। हाँ, ले आया। बड़ी ही मुश्किल से ये पैसे मिलते हैं। पिताजी ने तो साफ मना करके रखा है कि बीरेंद्र को एक फूटी कौड़ी भी न दी जाए, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मुनीम जी को मनाकर मैं पैसे ले आता हूँ और कह देता हूँ कि ये पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन मित्र, यह याद रखना, तुम्हारा भला कोई भी साथ ना दे, लेकिन तुम्हारा हमेशा साथ मैं दूंगा। और रही बात पैसे की, तो मैं हूँ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा मुझसे मांग लेना। यहाँ मुनीम जी और जमींदार जी खेत पर पहुंच जाते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ मुरली आता है और जमींदार जी से कहता है। जमींदार जी, मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर आप थोड़े पैसे मुझे उधार दे देते तो आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी। मुरली, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? किसी जरूरी काम से ले रहे हो क्या? हाँ मालिक, मेरा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है, तो उसको अपने कॉलेज के लिए कुछ किताबें और फीस भरनी है, तो बस इसलिए ही ये पैसे चाहिए। मना मत कीजिएगा मालिक, वरना मेरे बेटे की पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। अरे नहीं कर रहा हूँ मना। मुरली, तुम पैसे ले लेना। मुनीम जी, मुरली जितनी भी पैसे मांगे उसे दे देना, और जब वह चुका सके तभी ले लेना। उसे रोकना टोकना नहीं। हाँ मालिक, ठीक है। देखो मुरली,
ऊपर वाला कैसे कैसे खेल दिखाता है। एक यह मुरली का बेटा है जो इतना गरीब होने पर भी पढ़ लिख रहा है और उसके पिताजी अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके इसलिए यहाँ इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हाँ मालिक, अक्सर यही होता है। जिसके पास जो चीज़ होती है उसे उसकी कीमत का कोई पता नहीं रहता, लेकिन जब वह चीज़ उसके पास से चली जाती है तब जाकर उसे उसकी कीमत का पता चलता है। हाँ लेकिन मुनीम जी, मैं बूढ़ा हो चला, पता नहीं मेरी कितनी और ज़िंदगी बची होगी। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा यही सोच सोचकर मुझे रातों में नींद नहीं आती है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए मुनीम जी कि मैं अपने बेटे को सही रास्ते पर कैसे लाऊं। इतना कहकर मुनीम जी जमींदार जी को योजना बताने लगते हैं। अपने खेत से हवेली की ओर चले जाते हैं। फिर अगले ही दिन वीरेंद्र फिर से सोने के सिक्के मांगने के लिए आता है और मुनीम जी से कहता है, मुनीम जी, मुझे 500 सोने के सिक्के दे दीजिए, बहुत ज़रूरी काम से चाहिए, मैं शाम तक आपको लौटा दूंगा। छोटे मालिक, आपने कल ही तो 100 सोने के सिक्के लिए थे और कहा था कि शाम तक लौटा दोगे, लेकिन आपने नहीं लौटाए। मैं आपको 500 सोने के सिक्के जैसी बड़ी रकम नहीं दूंगा। मुनीम जी, अपनी सीमा में रहिए, क्या करना है आपको? मैं 100 सोने के सिक्के लूं या फिर 500 सोने के सिक्के लूं, ये सब मेरा है, आप चुपचाप से पैसे दे दीजिए। वीरेंद्र मुनीम जी से इतना कह ही रहा था, तभी वहाँ जमींदार जी आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मुनीम जी, आप दोनों किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हो? देखिए ना पिताजी, ये मुझे सोने के सिक्के देने से मना कर रहे हैं, जबकि मुझे ज़रूरी काम से यह सोने के सिक्के लग रहे हैं और यह सिक्के देने की जगह मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें किस ज़रूरी काम से पैसे चाहिए हैं। हाँ मुनीम जी, तो आप बताइए क्या बात है? जमींदार जी, छोटे मालिक रोज मुझे धमकाकर मुझसे सोने के सिक्के ले जाते हैं और कहते हैं कि शाम तक वापस कर दूंगा, लेकिन इन्होंने अभी तक कभी भी सोने के सिक्के वापस नहीं किए। आज तो इन्होंने मुझसे 500 सोने के सिक्के मांगे हैं, तो मैंने मना कर दिए। बीरेन, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी अय्याशी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और मुनीम जी को मैंने ही तुम्हें पैसे देने से मना किया था। पिताजी, आपकी इतनी बड़ी जायदाद का मैं एक लौता वारिस हूँ। अगर मैंने थोड़े से पैसे खर्च भी कर लिए तो क्या हुआ? कौन सा आपकी पूरी जायदाद खत्म हो गई? बस बहुत हुआ, अब से तुम्हें मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जाओ अपने उसी मित्र के पास जो तुम्हें यह सब करने के लिए कहता है। ठीक है पिताजी, जा रहा हूँ मैं, और नहीं चाहिए आपकी यह धन दौलत। ऐसे धन दौलत कैसी काम की कि जो मुझे मिले ही ना, इससे अच्छा तो मैं चला ही जाता हूँ। इतना कहकर वीरेंद्र वहाँ से चला जाता है और गांव के चौपाल पर आ जाता है, जहाँ उसका मित्र वहाँ पहले से ही बैठा होता है। वह मित्र से कहता है, अरे आज मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया है। मैं बोल आया कि आज के बाद आपकी जायदाद में से एक भी पैसा नहीं लूँगा। आखिर समझते क्या है वो अपने आप को? मैंने तो बोल दिया है कि मेरा मित्र मुझे संभाल लेगा। बोलो मदन, तुम मुझे आसरा दोगे ना? देख बीरेन, अब तेरे पास ना ही घर है ना ही पैसे हैं। अब तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। कैसी बातें कर रहे हो मित्र? कुछ दिनों पहले ही तो तुम कह रहे थे कि मेरे होते हुए तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बीरेन, वो तब की बात अलग थी, क्योंकि तब तुम्हारे पास पैसा था। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए अब यहीं तक हमारी दोस्ती थी। इतना कहकर मदन वहाँ से चला जाता है और वीरेंद्र वहाँ खड़ा रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है
और एक सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे खाना खाने के लिए कुछ दे दीजिए, आपका बहुत भला होगा। देखने में तो तुम हष्ट पुष्ट लग रहे हो, तो तुम भीख क्यों मांग रहे हो? कमा कर खाओ ना। सेठ जी, आप बता दीजिए क्या काम है, मैं कर दूंगा जो भी काम होगा। हाँ देखो, ये बोरे इस बैलगाड़ी में रखना है। तुम अगर रख दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, फिर तुम्हें जो खाना है खा लेना। इतना कहकर वीरेंद्र गेहूं के बोरे बैलगाड़ी में रखने लगता है और इसी तरह एक एक करके सारे बोरे रख देता है। ये लो वीरेंद्र, तुम्हारे पैसे, और ये पैसे तुमने मेहनत करके कमाए हैं। धन्यवाद सेठ जी। वीरेंद्र उन पैसों से खाना खरीद कर ले आता है और वह जो खाना लाया था उसको पत्थर लगते ही वह खाना नीचे गिर जाता है। तब वह रोने लगता है और कहता है, पिताजी, आप सही कहते थे, जो चीज़ हमारे पास है हमें उसकी कीमत तब पता नहीं चलती है, लेकिन जब वह चीज़ हमारे पास से चली जाती है तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है। काश मैं ये बात पहले ही समझ जाता, जब मैंने अपने पिता के इतने सारे पैसे गैर फिजूल में खर्च कर दिए, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। इतना कहकर वीरेंद्र वहां से चला जाता है और काम की तलाश में वह एक किसान के खेत में काम करने लगता है। तभी वहां से जमींदार जी और मुनीम जी निकल रहे थे। जमींदार जी रुक गए और मुनीम जी से कहा, मुनीम जी, ये क्या बीरेंद्र काम कर रहा है खेतों में? हाँ जमींदार जी, ये अपने छोटे मालिक ही हैं। मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि बीरेंद्र काम कर रहा है। मुनीम जी, आप मेरे बेटे को लेकर हवेली पहुंचिए। मुनीम जी वीरेंद्र के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, छोटे मालिक, आपको जमींदार जी अपने पास बुला रहे हैं। चलिए यहाँ से। एक जमींदार के बेटे को ये सब करना शोभा नहीं देता। मुनीम जी, मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको ना जाने कितना भला बुरा कहा और आपने कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा। यह आप कैसी बातें कर रहे हो छोटे मालिक? मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना हूँ। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इतना कहकर दोनों लोग हवेली पहुंच जाते हैं। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी सारी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत ही गलत किया है। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। बेटा, तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और बेटा, यह सारी धन दौलत तेरी ही है, लेकिन अगर तुम्हें इस धन दौलत की इज्जत करना नहीं आता है तो तुम्हारे पास भले ही कितना पैसा क्यों ना हो, वह एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। वीरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर से अपने पिताजी के साथ रहने लगता है। सही ही कहा गया है कि हमें पैसे की इज्जत हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में पैसों की बहुत कीमत है। इसीलिए हमें फालतू के खर्चे में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर ही पैसे खर्च करना चाहिए, ताकि वह बुरे समय में काम आ सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ।